हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। एनसीईआरटी रीडिंग में सॉल्यूशन का आज का वीडियो सेकंड है। फर्स्ट वीडियो को आपने देखा ज़रूर होगा और सेकंड वीडियो के लिए आप फिर से रेडी हो गए होंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो बेटा चलो स्क्रीन पे आते हैं और सेकंड वीडियो में हम शुरू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कंसंट्रेशन की आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट, ठीक है, और सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा? कंसंट्रेशन टर्म क्या होगा, देखो कितने कंसंट्रेशन टर्म्स है, इसका आंसर तो बच्चे जल्दी बता रहे थे। कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है? तो ये होता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट विद द क्वांटिटीज ऑफ सोलवेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट और क्वांटिटीज ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करना, इस चीज़ को हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट विद द क्वांटिटीज ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। एक ही क्वांटिटी जो आएगी उसमें सॉल्वेंट से कंपैरिजन होगा और वो होगी मोलालिटी। बाकी सब में सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन होगा सोल्यूट का, ठीक है। ये चीज़ आप छोटी छोटी जो मैं बता रहा हूँ उसको फिलहाल हिंदी की भाषा में ही लिख लोगे तो बाद में काम में आएगा। चलो इसको रीड करना शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग इट्स कंसंट्रेशन। कंपोजिशन के बारे में, कंपोजिशन मतलब सॉल्यूशन में क्या क्या मिक्स है, इसके बारे में अगर हमें बताना है तो हम कैसे बता सकते हैं? उसके कंसंट्रेशन से, ठीक है। द कंसंट्रेशन, लेटर मतलब जो ये कंसंट्रेशन वाली चीज़ है, लेटर का मतलब जो बाद में लिखी हुई चीज़ है, कैन बी एक्सप्रेस आइदर, हम उसको आइदर दोनों तरीके से, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से बता सकते हैं। क्वालिटेटिवली मतलब क्या? जैसे मान लो कि मैंने आपको, मेरे घर पे आए आप लोग, ठीक है, स्वागत है आपका, जल्दी से आ जाओ। और आपको मैंने कहा कि बेटा क्या करना है आपको, एक नींबू पानी दिया मैंने, तो नींबू पानी आपने पिया, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक और नींबू पानी दिया, वो ज़्यादा खट्टा था, तो आपने बताया कि सर ये सेकंड वाला जो नींबू पानी है ना, ये बहुत ज़्यादा खट्टा है, आप अच्छे से बनाओ। आपने मुझे कहा ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? आपने दोनों सॉल्यूशन को कंपेयर किया और आपने बताई उसकी क्वालिटी। एक ज़्यादा खट्टा था, इसका मतलब उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ जो नींबू है वो प्रेजेंट था। हम ये बोल सकते हैं ज़्यादा सोलवेंट या ज़्यादा सोल्यूट, दोनों में से क्या कह सकते हैं? ज़्यादा सोल्यूट प्रेजेंट था, क्योंकि नींबू पानी में नींबू बहुत कम होगा और पानी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली पानी को हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट। जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। और जिसका अमाउंट कम होता है उसको क्या कहते हैं हम? सोल्यूट, ठीक है। तो जो ज़्यादा खट्टा लग रहा होगा उसमें नींबू का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो आप कहोगे सर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। क्लियर? सर आप तो जूस के बहाने भी समझाने लग गए यहाँ पे। तो क्वालिटेटिवली ये एनालिसिस किया हमने। अब हमें क्वांटिटी बतानी है। क्वांटिटी मतलब, अब मैंने बोला बेटा आप चलो एक काम करो, तो इसमें बताओ कितना ज़्यादा है, अमाउंट में बताओ। तो आप बोलोगे थोड़ा ज़्यादा है, तो हम तो आपकी भावनाओं को मेजर नहीं कर सकते हैं ना। क्वांटिटी का मतलब होता है मेजर करना। तो क्या आपकी भावना है सर थोड़ा सा ज़्यादा है, सर बहुत ज़्यादा है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वो तो मेजरमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो अब सुनो अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिवली वी कैन से दैट द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, जो कि कम हमें खट्टा लग रहा था वो डाइल्यूट होगा। दैट इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, बहुत ही कम सोल्यूट उसमें प्रेजेंट है। और इट इज़ कंसनट्रेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें सोल्यूट प्रेजेंट है। बट अगर देखा जाए रियल लाइफ में ये डिस्क्रिप्शन जो है वो हमको कंफ्यूज कर सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अगर एग्जैक्टली पूछूँ कितना ज़्यादा इसमें नींबू प्रेजेंट है बेटा, तो आप नहीं बता पाओगे, कन्फ्यूज़न है। इसलिए हमें ज़रूरी है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन की, जो हमें सॉल्यूशन के बारे में बताएगी। देर आर बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे अलग अलग तरीके हैं जो डिस्क्राइब करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन को क्वांटिटेटिवली। अलग अलग तरीक़ों से हम पता करते हैं। तो इसमें से जो पहला तरीका है वो है परसेंटेज वेट बाय वेट, मास परसेंटेज जिसको हम कहते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या करेंगे? देखो बेटा सिंपल सी चीज़ एक ध्यान रख लो अपनी बुद्धि में। जब भी परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसा लिखा है, ऊपर की चीज़ हमेशा होगी सोल्यूट के लिए, नीचे की चीज़ हमेशा होगी सोल्यूशन के लिए, बस खत्म। ये चीज़ आपको समझ लिया ना, तो झिंगा लाला हो जाएगी हमारी लाइफ, ठीक है। ऊपर की चीज़ जो है वो सोल्यूट के लिए, नीचे की चीज़ हमेशा होगी सोल्यूशन के लिए। मैंने कहा है कंसंट्रेशन टर्म्स में ज़्यादातर हम क्या करेंगे? कंपैरिजन सोल्यूशन के साथ सोल्यूट की। सिर्फ एक ही जगह हम करेंगे सोल्यूट का कंपैरिजन सॉल्वेंट के साथ, और वो जगह कौन सी है?
कौन सी है? कौन सी है बोलो? मोलालिटी। कौन सी है? मोलालिटी। तो हम ये कह सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखो मास परसेंटेज, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब क्या? सोल्यूट की बात कर रहे हो। देखो ऐसे भारी भरकम वर्ड यूज करके डरा देते हैं हमारे बच्चों को। ये क्या हो जाएगा? सोल्यूट। एंड टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास नीचे रहेगा सॉल्यूशन का, इनटू 100, क्योंकि परसेंट बोला है तो परसेंट मतलब पर सेंचुरी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉल्यूशन में बोला गया 10% ग्लूकोज है पानी के अंदर, तो 10% ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? सुनो अच्छे से, 10 ग्राम इसमें ग्लूकोज है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, और 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन है, और 90 ग्राम क्या हो गया फिर? पानी। 90 ग्राम पानी हो गया, क्योंकि 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है, 100 ग्राम टोटल है, तो 90 ग्राम हो गया इसमें पानी। ये चीज़ देखो, इट मीन्स 10 ग्राम उसमें ग्लूकोज है, और 100 क्यों लिया? 10/100 लेंगे ना, तो ऊपर वाली चीज़ किसके लिए होगी? सोल्यूट के लिए। नीचे वाली चीज़ किसके लिए होगी? सॉल्यूशन के लिए। 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कंसेंट्रेशन डिस्क्राइब बाय मास परसेंट इज कॉमनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल केमिकल अप्लीकेशंस। ज़्यादातर इसको इंडस्ट्री में केमिकल अप्लीकेशंस में केमिकल्स बनाते वक्त यूज़ करते हैं परसेंटेज मास बाय मास। फॉर एग्जांपल कमर्शियल, अब देखो ये चीज़ हमारे लिए हो जाएगी इम्पोर्टेंट। कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो है उसमें 3.62 मास परसेंट होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का वाटर के अंदर। सोडियम हाइपोक्लोराइड का किसमें? वाटर के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से बेटा, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास है वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। द वॉल्यूम परसेंट इज डिफाइंड एज, क्या होगा? मैंने क्या कहा था? सिंपल सी चीज़, ऊपर रहेगा सोल्यूट और नीचे रहेगा सॉल्यूशन, ऊपर रहेगा सोल्यूट और नीचे रहेगा सॉल्यूशन, अरे सॉल्यूशन, ठीक है। ये देखो फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, इसका मतलब क्या होगा? 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, और कैसा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब 10 ml यहाँ पे इथेनॉल होगा, इन डिजॉल्व इन किसमें? 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्लेन इन दिस यूनिट। सॉल्यूशंस ज़्यादातर जो रहेंगे लिक्विड्स वाले वो इसमें दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है? CH2 और यहाँ आ जाएगा OH। इंपॉर्टेंटली इसको ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट केमिकल है जो यूज़ होता है कोल्ड कंट्रीज में कार्स के अंदर एज अ एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट। एंटी फ्रीज रिएजेंट क्यों? क्योंकि कोल्ड कंट्रीज में जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है, और हम रेडिएटर्स के अंदर डालते हैं पानी। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और कोल्ड कंट्रीज में जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, -5 -10 तक, ठीक है। तो क्या होगा? जो पानी है वो फ्रीज हो सकता है रेडिएटर में, और रेडिएटर में अगर फ्रीज हो गया तो रेडिएटर अच्छे से काम नहीं करेगा, उसमें काम नहीं करेगा, कूलेंट वहाँ पे नहीं हो पाएगा, इंजन कूल नहीं हो पाएगा, जिस वजह से हम उसमें डाल देते हैं क्या? इथिलीन ग्लाइकॉल। अब इथिलीन ग्लाइकॉल क्या करता है? एंटी फ्रीज रिएजेंट है, मतलब उसको अंदर में पानी जो है उसको फ्रीज होने से रोकता है, और इट इज़ यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन, ठीक है। एट दिस कंसेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, कितना? 255.4 डिग्री सेल्सियस तक ला देता है, केल्विन तक, मतलब -17.6 डिग्री सेल्सियस। कहाँ से? 0 डिग्री सेल्सियस से। मीन्स यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना बेटा ओरली, उसको लिख के रखो, बहुत काम में आएगी, सच में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी आप किसी भी लिक्विड में कोई भी सॉल्यूट डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मली जितना था उससे कम हो जाएगा। तो इथिलीन ग्लाइकॉल एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट का काम करता है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। मास परसेंट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मतलब W/V। अनदर यूनिट ये भी कॉमनली यूज़ करते हैं मेडिसिन में, फार्मेसी में, इज़ अ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट। देखो ऊपर हमेशा सोल्यूट होगा, नीचे हमेशा सोल्यूशन होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम शॉर्टली क्या कहते हैं? ppm। व्हेन अ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, मतलब बहुत ही छोटे क्वांटिटी में, ट्रेस का मतलब बहुत ही कम, सूक्ष्म,
अवस्था में प्रेजेंट होगा तो हम उसको कहेंगे क्या, ppm। इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन ppm। ठीक है, कैसे, ऊपर हमेशा बेटा सोल्यूट होगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होगा, इनटू अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मिलियन से। 1 मिलियन का मतलब कितना होगा सर, हमें क्या पता, हम तो गरीब हैं। 10⁶। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर आपके पास भी मिलियंस बिलियंस हो गए मेरी तरह। अरे मेरी तरह नहीं, मैं भी गरीब हूँ भाई। सुनो, एज दिस केस ऑफ परसेंटेज द कंसेंट्रेशन इन ppm कैन ऑल्सो बी। अब देखो ये जो ppm की बात है ना, वो ये कह रहे हैं कि आप ppm को मास बाय मास में भी लग सकते हो, जैसे परसेंटेज मास बाय मास था, अब ppm मास बाय मास, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, ऐसे भी कर सकते हो आप। 1 लीटर पानी में, 1 लीटर सी वाटर, देखो 1 लीटर सी वाटर का जो वेट है वो करीब होता है कितना, 1030 ग्राम। 1 लीटर सी वाटर का जो वेट है वो कितना होता है, 1030 ग्राम। मतलब कि पानी का, सी वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 नहीं होती, सी वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 नहीं होती, 1 से ज़्यादा होती है। तो सी वाटर की डेंसिटी कितनी हो गई, देखो 1 लीटर पानी है तो 1030 अपॉन 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml, तो ये कितना जाएगा 1.03। ये होती है क्या, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी। इतनी डेंसिटी सी वाटर की, नॉर्मली थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल वाटर है 1 ग्राम पर सीसी होता है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। सच अ स्मॉल कंसेंट्रेशन, इसको बहुत छोटा नंबर है ना ये, तो हम इसको ppm में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन पर मिलियन में प्रेजेंट होती है, पर मिलियन सी वाटर में प्रेजेंट होती है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन सी वाटर के अंदर कितना है पूछा गया, तो 5.8 ppm, 5.8 ppm। इसको चलो अंडरलाइन कर लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेते हैं। चलिए बेटा, ये हो गया हमारा अंडरलाइन, क्लियर। द सेकंड, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम यूज़ करते हैं पोल्यूटेंट्स इन वाटर में, और साथ ही साथ हवा के अंदर जो पोल्यूशन प्रेजेंट है उसको भी बताने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं माइक्रोग्राम पर ml और ppm, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर क्या है यहाँ पे बताओ, माइक्रो का मतलब कितना हुआ, 10⁻⁻⁶, मतलब ये 10⁻⁶ मिलियन से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। 1 मिलियन में तो वैसे 10⁻⁶ होता है, बट माइक्रोग्राम पर ml, इसका मतलब मिलियंस में हम कंपेयर कर रहे हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़े। मोल फ्रैक्शन, अब देखो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल्स का रेशो। क्या किया अब तक हमने कि वेट बाय वेट, मतलब सोल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वेट, वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वेट, सोल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ppm, सेम चीज़ वही की हमने। अब मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नीचे हमेशा बेटा सॉल्यूशन के साथ ही कंपैरिजन करना है, बस एक जगह हमें लेना है, किसके साथ कंपैरिजन, सॉल्वेंट के साथ, किस में, मोलैलिटी में। बस ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम हो जाएगी। मोल फ्रैक्शन कॉमनली इसको डिनोट करते हैं हम इस सिंबल से, इसको कहते हैं हम काई, काई, काई छी चाय, जो इच्छा हमारी वो हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का काई सिंबल होता है, क्लियर, ये ध्यान रखना है। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का क्या करोगे, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ यहाँ अच्छे से लिखता हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और अगर लिखा मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, तो यहाँ लिखूँगा मैं मोल्स ऑफ सोलवेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो बताओ क्या आएगा, सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट। इसका मतलब क्या कि मोल फ्रैक्शन का रेशो और मोल्स का रेशो हमेशा सेम आता है, मोल फ्रैक्शन का रेशो और मोल्स का रेशो हमेशा सेम आता है, ये चीज़ अपने बुद्धि में डाल लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट होगा। बाइनरी, बिन नारी या ट्राई नारी, तेरी नारी, ट्राई नरी को हम क्या कह सकते हैं, एक सॉल्वेंट में 2 सोल्यूट प्रेजेंट होगी। क्वाटरनरी, एक सॉल्वेंट में 3 सोल्यूट प्रेजेंट होगी। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B आर Na and Nb रिस्पेक्टिवली, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x से
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। अगर हम इसी तरह निकालें 3-4 लोगों के तो ऐसे ही आएगा, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, उसके खुद के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। इट कैन बी शोन दैट द गिवन सोल्यूशन सम ऑफ द मोल्स, ये ध्यान रखना है आपको कि जितने भी कंपोनेंट्स होंगे किसी भी सोल्यूशन में, सबका मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 आएगा, सबके मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। वैसे ये चीज़ हम अंडरलाइन कर लेते हैं बच्चों, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबके मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन आएगा वो कितना आएगा, 1। वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज़ वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रिलेट करने के लिए सोल्यूशन की, जैसे कि वेपर प्रेशर विद कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज क्वाइट यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस मिक्सचर। तो वेपर प्रेशर को बहुत यूज़ अच्छे से करते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर जब हम पढ़ते हैं ना तो मोल फ्रैक्शन का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ये चीज़ ध्यान रखना। जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो वहाँ पे भी ये जो मोल फ्रैक्शन है बहुत ज़्यादा काम में आता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए कुछ सवाल दिए हैं, उन सवालों के जवाब हम ढूंढ रहे हैं, उन सवालों को करते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। चल इसको करते हैं मोल फ्रैक्शन, दिया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। हम मान लेते हैं कि 100 ग्राम जो है वो सोल्यूशन होगा, और 100 ग्राम अगर सोल्यूशन होगा तो 20 ग्राम उसमें क्या प्रेजेंट है, इथिलीन ग्लाइकॉल। 20% क्या प्रेजेंट है, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था, CH2CHO CH2OH। इसको आप शॉर्टली ऐसे लिख सकते हो, C2H6O2 C2H6O2 C2H6O2। सोल्यूशन विल कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल और 80 ग्राम होगा उसमें वाटर। तो मोलर मास अगर आप निकालोगे इथिलीन ग्लाइकॉल का वो आएगा 62। तो मोल्स निकालोगे 20/62, ये आ गया। पानी के मोल्स निकालोगे 80/18, ये आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हो आप तो इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन। और अगर मैं पानी के निकालना चाहता हूँ तो Chi1 + Chi2 = 1 करके निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखो समझ में आ गई होगी आपको कि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है तो पहले हम मोल्स निकालेंगे यहाँ पे किसके, इथिलीन ग्लाइकॉल के, इथिलीन ग्लाइकॉल के, और डिवाइड कर देंगे हम किसको, टोटल मोल्स से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर वाटर का निकालना है तो 1 में से माइनस कर लो, सिंपल सी चीज़। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी क्या बताएगा हमें, मोलारिटी का सिंबल होता है M, इज डिफाइन एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। मोलारिटी हमें बताता है सोल्यूट के मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि मैंने कहा था ऊपर हमेशा सोल्यूट होगा और नीचे हमेशा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ एक क्वांटिटी आती है सोल्यूट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर वो लीटर में नहीं होगा तो फॉर्मूला आएगा N × 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अगर ml में है तो ये चीज़ आपको करना है। फॉर एग्जांपल 0.25 अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मान लो 2 मोलारिटी ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या होगा, 2 मोल NaOH प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3.5 मोलारिटी HCl, इसका मतलब 3.5 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। सुनो, अब कैलकुलेट करना मोलारिटी 5 ग्राम NaOH की 450 में। करोगे क्या, सबसे पहले आप मोल्स निकाल लो, 5/40, 40 का मोलार मास है, 5/40 ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/8। अब आप क्या निकालोगे, मोलारिटी, तो 1/8 इंटू वॉल्यूम 450, और ये ml में है तो ऊपर आ जाएगा 1000, ये से कैंसिल हो गया एक। अब हम 5 से इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 20, और मैं इसको हटाऊँ तो 2, ये आ जाएगा कितना, 5। अब कितना आ गया देखो, 2/18। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आएगा 0.278। 0.278 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग भी। 0.125/450 इसको हमने कन्वर्ट किया, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यूनिट क्या आएगा इसका, मोल पर लीटर, और लीटर = डेसीमीटर क्यूब होता है। ये चीज़ याद रखो, लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों यूनिट सेम होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए
आगे है मोलालिटी। आगे क्या दिया हुआ है हमें? मोलालिटी। मोलालिटी को समझते हैं। मोलालिटी यही है वो तोतला वाला जिसमें हम सॉल्वेंट के साथ कंपैरिजन करते हैं, अदरवाइज हम बाकी सब में सॉल्यूशन के साथ कंपैरिजन करते हैं। मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी। मतलब ऊपर होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर वो केजी में नहीं है तो क्या करोगे आप? तो क्या करोगे, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर कर देना 1000 से मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा W1 इन ग्राम। यह क्या आ जाएगा? W1 इन ग्राम। क्लियर बेटा? समझ में आया? देखो मोलालिटी, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हमें सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करना है यहाँ पे। जैसे कहा गया कि 1 मोलल सॉल्यूशन है, 1 मोलल, तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी। एक मिलेगा 1 मोल सोल्यूट, और हमें मिलेगा क्या? 1 kg सॉल्वेंट। तो ये दो वैल्यूज़ आपकी आंखें निकालते आने चाहिए। कॉम्पिटिटिव में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जब भी आपको मोलालिटी दे, आपको दो इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली दी है, मास ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जैसे 1 मोलल यहाँ पे हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन KCl का। इसका मतलब क्या कि 1 मोल प्रेजेंट है। 1 मोल का मतलब इतना वेट प्रेजेंट है। देखो 1 मोल का मतलब उसका आप वेट भी ध्यान रख सकते हो, वो उसके मोलर मास के इक्वल होगा वेट। KCl की डिजॉल्व है 1 kg पानी के अंदर। हर एक मेथड जो है वो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म इस सॉल्यूशन में हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। सबकी अच्छे से गुण है, अवगुण भी है और दुर्गुण भी है। परसेंटेज मास, ppm, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी ये इंडिपेंडेंट होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के, टेम्परेचर के। ये चीज़ ध्यान रखना, जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं इस लाइन पे। मैं इसको नोट कर देता हूँ, इसको नोट कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। आपको याद रखना है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स हम देख रहे थे ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, ध्यान रखना। और कुछ कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड करते हैं। जहाँ जहाँ बेटा वॉल्यूम आएगा, जहाँ जहाँ वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, इसलिए जहाँ वहाँ वॉल्यूम आएगा वहाँ वहाँ टेम्परेचर पर डिपेंडेंस होगी। जैसे कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, ये डिपेंड करता है। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ एक आएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इसको हम समझेंगे। ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो है ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। और जैसे अगर कुछ इसमें नहीं दिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, अपने कॉपी में लिख लेना। जैसे ये NCERT में नहीं दिया, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव के बच्चों को समझाते हैं अच्छे से तब बताते हैं कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वैसे ही परसेंटेज मास, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी ये इंडिपेंडेंट है। इनके साथ ध्यान रखना है आपको परसेंटेज या ओलियम, ओलियम से रिलेटेड, या फ्री SO2 और ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड जो आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या परसेंटेज क्लोरीन, ये जब ऐसे भी वर्ड्स आ गए ना समझ जाना कि यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि इनके मास के रेशोज होते हैं, तो ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर? आपको नोट्स बनाना है बेटा NCERT की रीडिंग के साथ साथ ही। ठीक है, चलो एक सवाल दिया है उसको भी ले लेते हैं, और फिर जो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं इन टेक्स्ट वाले उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। सुनो, कैलकुलेट मोलालिटी। 2.5 ग्राम इथेनॉइक एसिड है, 75 ग्राम बेंजीन में। तो करना क्या है आपको? सबसे पहले मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स के लिए क्या करोगे आप? मास तो दिया ही हुआ है, मोलर मास निकालोगे। मास डिवाइड बाय मोलर मास आ गए आपके मोल्स, और मोलालिटी होता क्या है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स आ गए इतने आपके, ठीक है। और मास ऑफ बेंजीन इन केजी निकालोगे तो ये इतना आएगा। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0556 मोलल। इसको हम मोल पर केजी को मोलल कहते हैं, मोलल। और मोल पर लीटर को हम कहते हैं मोलर। ये लल है और ये लर है, ये दोनों में फ़र्क है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे बच्चों को। नेक्स्ट वीडियो में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, इसको आपको भी कॉपी में नोट करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए टाटा बाय बाय।